नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ईटी नाउ स्वदेश की इस बेहद खास पेशकश कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए जरा शो का फॉर्मेट में बता दूं तो दरअसल ये शो है आपका, आप दर्शकों का। इसका बहुत बड़ा हिस्सा हम कवर करते हैं जहां सिर्फ दर्शकों के जो सवाल होते हैं उन पर हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भरोसेमंद सलाह देते हैं। और इसके साथ ही बाजार में जिस तरह के उतार चढ़ाव हैं उस पर क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, मार्केट में कल आने वाले वक्त में किन फैक्टर्स पर, किन ट्रिगर्स पर नजर रखनी चाहिए, ये सब आपको बड़ी आसान भाषा में हम बताते हैं। आज के शो में आज जिन खास पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं जरा फटाफट से उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो आज बाजार की जो गिरावट आज नजर आई है उस पर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए, इसके अलावा तीसरी तिमाही में कैसा रह सकता है बैंकों का प्रदर्शन, ये भी बताएंगे। और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे। और शो में जुड़ने का बेहद आसान सा तरीका है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर जाएं और वहां पर #KKT स्पेस अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। और आज बेहद खास मेहमान, खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। आस्था जैन जी होंगी हमारे साथ, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं HEM सिक्योरिटीज लिमिटेड में। इसके साथ ही नीलेश पावस्कर साहब भी जुड़ेंगे, आप हैं रिसर्च एनालिस्ट तनिषा एकेडमी से। तो शो की शुरुआत करते हैं बाजार पर हमारी बारीक नजर से। तो बाजार में 2 कारोबारी दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 200 अंक गिरकर 18,100 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक्स में नजर आई। मेटल इंडेक्स भी लगातार दूसरे दिन लुढ़क कर बंद हुए। JSW स्टील, हिंडाल्को के शेयर सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी 7 दिन से चल रही तेजी आज थम गई। इंडिया बुल्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज में रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट नजर आई। तो बाजार का पूरा ब्यौरा तो हमने आपको दे दिया, लेकिन बाजार में जो आज गिरावट आई है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, किस तरह के संकेत नजर आने वाले हैं, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे दोनों खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आस्था जैन जी और नीलेश पावस्कर दोनों जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आस्था जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप नए साल में हमारे साथ आज इस शो में पहली बार जुड़ी हैं, तो सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं। नीलेश, आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आस्था जी बताएं, बाजार पर किस तरह की राय आपकी बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपकी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को। देखा जाए तो मेरे हिसाब से मार्केट्स अभी जिस तरह से यहाँ पे अपना मुंह दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे एक ब्रीदर अब मार्केट्स हमें लेते हुए नजर आएंगे। और आज भी हमने देखा काफी अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हमें 1% के आसपास की देखने को मिली। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से अभी मार्केट में खरीदारी करने का यहाँ पे फंडामेंटल्स बन नहीं रहे, क्योंकि जो ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं वो अभी भी इतना ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ पे संकेत नहीं कर रहे हैं। तो वो एक कारण है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे साथ नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स भी हमें यहाँ पे थोड़े वीक होते हुए नजर आएंगे। राय ये है कि अभी खरीदारी नहीं करनी है। निफ्टी हो सकता है यहाँ से थोड़ी और गिरावट दिखाए, तो अभी नई खरीदारी करने की सलाह मैं नहीं देना चाहूंगी। बिल्कुल। नीलेश, आप क्या कहेंगे, बाजार पर किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए? सर, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी, आस्था मैम को भी। और जैसे मार्केट की बात रही, कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कशन की थी जब मैं मॉर्निंग शो में था, तो हमें ऊपरी लेवल में बिकवाली ही करना है, जो भी कुछ करना है बिकवाली ही करना है। और आज उसका नतीजा हमें देखने को मिला और मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा मैं बोल्ड टारगेट देना पसंद करूंगा। पहला जो टारगेट होगा वो 17,800 के आसपास हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे। लेकिन मैंने मेरे पेड क्लाइंट्स को कहा है कि यहाँ पे हम लोग 17,200 की तरफ भी जाते हुए मुझे लग रहा है मार्केट को। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो भी उछाल मिलेगा उस उछाल में हमें क्या करना पड़ेगा,
बिकवाली करनी पड़ेगी। और ये जो 2023 का जो साल है, मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का ही साल होगा। इसमें कभी भी अगर आपको ऊपरी लेवल के ऊपर बाजार मिलता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक तो प्रॉफिट बुकिंग करें और नए फ्रेश के मौके देखने चाहिए। देखो, बाजार कैसा भी हो, आपको प्रॉफिट बनाना आना चाहिए, भले वो तेजी की साइड में हो या फिर मंदी के साइड में हो, दोनों साइड के मौके आपको बाजार देखने को मिलेगी। तो पहला जो मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल तक मार्केट थोड़ा सा वीक रह सकता है, थोड़ा सा बीच में बजट का एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मेरा जो एक साल का व्यू है मार्केट के ऊपर, मैं यहाँ पे 15 से 18% का एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कि मार्केट कैसा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वन वे गिरेगा। लॉन्ग टर्म में बाजार हमारा पॉजिटिव है, डीप में खरीदारी की कोशिश करें, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो नेगेटिव है। मेरा निफ्टी के ऊपर पहला जो टारगेट है वो 17,800 से लेके दूसरा जो टारगेट है वो है 17,200। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ आपको नज़र रखनी है और कॉशियस रहना है। मौजूदा मार्केट में हमारे दोनों ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये सलाह सामने आ रही है। चलिए अब शुरू करते हैं हम दर्शकों के सवालों का सिलसिला, क्योंकि ये दरअसल आपका शो है। बड़ा हिस्सा हम कवर करते हैं आपके सवालों का। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है ऋषि कपूर, बिहार से हैं, और इनका सवाल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1144 के भाव पे। आगे क्या नजरिया अपनाया जाना चाहिए? आस्था जी, क्या होगी सलाह? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ऋषि जी को काफ़ी बधाइयाँ, क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल पे खरीदारी इन्होंने की थी। काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा ये ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं। फंडामेंटली मुझे लगता है कि रिलायंस के सारे वर्टिकल्स काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे लॉन्ग टर्म में। चाहे से मैं यहाँ जियो की बात करूँ, चाहे से मैं यहाँ रिटेल सेगमेंट की बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मुझे लगता है ऑयल की जो तेज़ी है उसका भी हमें यहाँ पे एक असर देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव्स काफ़ी हाई हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। अगर कैश लेने की जल्दी नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए। 2800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, मार्केट वीक है, तो हो सकता है थोड़ी गिरावट हमें आने वाले समय में देखने को मिले, तो उसकी भी तैयारी रखें। गिरावट ज़रूर आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है और भी बढ़िया रिटर्न ये काउंटर देगा, तो अभी मैं यहाँ पे वेट करने की सलाह दूँगी। बिल्कुल, तो यहाँ होल्ड रखने की सलाह आपको। मार्केट थोड़ा टर्बुलेंस दिखाए भी तो भी ये मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो लक्ष्य आस्था जी ने बताया उस पर निगाह रखिए, वो हासिल होंगे। अगले दर्शक भी हमारे बिहार से हैं, अक्षय नाम है इनका। विप्रो के इन्होंने 20 शेयर लिए हुए हैं और भाव है 585 रुपए। होल्ड करें या फिर सेल करें, ये पूछ रहे हैं। नितलेश, क्या होगी सलाह? सर, एक बार इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 378 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले। और मुझे लग रहा है कि आईटी में एक अपसाइड मोमेंटम जो पेंडिंग है, लेकिन मैं विप्रो को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। 397 से लेके 400 इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को एक ही सलाह दी है, जब ये विप्रो 397 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमें इसमें फ्यूचर्स में पोजीशंस बनानी है, क्योंकि इसका जो फ्यूचर्स का लॉट्स है वो 75,000 के आसपास है, और हम लोग साल के अंदर भी इसमें 40 से 50 रुपए का गेन भी कर लेते हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमें 40 से 50% का एक गेन देखने को मिल सकता है। तो विप्रो में एक बार स्टॉप लॉस लगा ले, और फिर से अगर 397 400 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो एक बार आप फिर से पोजीशन इसमें बना सकते हैं। बिल्कुल, तो खास रणनीति आपको यहाँ बनाए रखने की सलाह नितलेश की ओर से। अगले दर्शक हैं, ये भी बिहार से हैं, इनका नाम है फजलुर रहमान। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 300 शेयर लिए हुए हैं 57 रुपए 33 पैसे के भाव पे। 174 रुपए का अब तक इन्हें नुकसान इस बीच इन्होंने झेला है पहले, लेकिन क्या होगी इन्हें सलाह? आस्था जी, सवाल आपसे। जी, बिल्कुल। अगर आईडीएफसी की यहाँ पे बात करें, मेरे हिसाब से अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदा हुआ है। अभी थोड़ा-सा बैंकिंग सेक्टर दबाव में आया है, तो ये आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इस बैंक के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये पूरा फ़ोकस अभी कर रहे हैं रिटेल पे, और जो इनकी पुरानी लीगेसी लोन्स थे, जहाँ पे थोड़ी दिक्कत थी, एनपीएस थे, वो भी अब हमें सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बैंक और भी अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे लॉन्ग
लॉन्ग टर्म के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे भी बने रहना है और वापस से एक यही बात है कि मार्केट्स खराब है तो हो सकता है थोड़े से नीचे के स्तर भी ये काउंटर दिखाए, पर मुझे नहीं लगता कोई घबराने की बात है। 65 से लेके 68 तक के स्तर हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आएगा। अगर प्रॉफिट लेने की जल्दबाजी नहीं है, मार्केट की वीकनेस को ये झेल सकते हैं, तो मैं इनको बने रहने की सलाह दूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह, जो संकेत हैं वो बेहतर हैं इस स्टॉक में। मनीष कुमार हैं उड़ीसा से, एक दर्शक जिन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। टाटा पावर के 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 218 के भाव पे। क्या प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए या फिर बाहर निकल जाना बेहतर होगा? नितिलेश, क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से 200 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ले। 200 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देगा तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है और इसमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इंडिया बुल हाउसिंग का भी सेम चार्ट स्ट्रक्चर था और वैसे ही चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब तक ये काउंटर 225 या फिर 227 रुपीज के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तो हमें इसमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए 200 रुपए के आसपास का। और अगर ये काउंटर फिर से 225 रुपए का लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा तो इसमें फिर से एक फ्रेश तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए जो मेरा जो लेवल होगा वो 200 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर खास रणनीति बनानी पड़ेगी, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी। धर्मेश हैं गुजरात से और इन्होंने पूना वाला फिनकॉर्प के 600 शेयर ले रखे हैं 304 के भाव पे। पूछ रहे हैं होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? आस्था जी, क्या होगी इन्हें सलाह? देखिए पूना वाला आपको एक बढ़िया यहाँ पे काउंटर नज़र आता है, मैं तो इनको होल्ड करने की सलाह दूँगी। ऑल्दो थोड़ा-सा नुकसान अभी इनको यहाँ पे झेलने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के चेंजेस यहाँ पे आए हैं कंपनी में मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। और देखिए जिस तरह की ये एनबीएफसी है, पूरा जब मैनेजमेंट चेंज हुआ उसके बाद से इस एनबीएफसी का पूरा रुख ही बदल गया। इनफैक्ट क्रेडिट रेटिंग भी जो है वो अपग्रेड्स आ रही हैं। और जब क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स आते हैं तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ईज़ अप हो जाती है किसी भी बैंक और एनबीएफसी के लिए, जो कि फ़ायदा देती है अल्टीमेटली यील्ड्स और मार्जिन में। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा-सा अभी तो लॉस हो रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 से 6 महीने के नज़रिए के साथ मैं तो यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करने की ही सलाह दूँगी, क्योंकि जो हमारे टारगेट्स हैं वो तो तकरीबन 320 से 340 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड रखने की सलाह। बढ़ते आगे, संजय सिन्हा हमारे अगले दर्शक हैं कोलकाता से और इन्होंने सवाल पूछा है। वॉकहार्ट फार्मा के 26 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और भाव है 370 रुपए। क्या करना चाहिए नितिलेश ने? देखो वोकार्ड का जो स्टॉक है अभी थोड़ा सा एक डाउनसाइड मोमेंटम में चल रहा है। जब तक ये काउंटर 250 रुपीज के ऊपर ट्रेड सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें कुछ फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकती। तो अगर आप फार्मा में रहना चाहते हो तो एक बायोकॉन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। बायोकॉन में 267 रुपीज के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ये 267 रुपीज का लेवल निकाल देता है तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ या फिर 258 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशंस बाय बना लो। और ऊपर में हमें 300 से लेके 310 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा पिटा हुआ काउंटर है और एक पुल बैक आना तय है। तो अभी जो मेरा व्यू है वो बायोकॉन के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन 267 रुपीज के ऊपर ही इसमें पोजीशन बना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको खास जो है स्ट्रेटजी बनानी होगी। अशोक प्रजापति हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से और इनका सवाल है लॉरस लैब्स के इन्होंने 1054 शेयर लिए हुए हैं और भाव है 401 रुपये 83 पैसे। आस्था जी, क्या इनको करना चाहिए? क्या होगी सलाह इन्हें? लगता है कि कुछ तकनीकी खामी है जिससे आस्था जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन नितिलेश, लॉरस लैब के अशोक जी ने 1054 शेयर ले रखे हैं और भाव है 401 रुपये 83 पैसे। क्या होगी इन्हें सलाह? सर यहाँ पे एक थोड़ा सा बुल्स के जो होप्स है वो 350 का लेवल है। यहाँ तक आप अगर रुक सकते हो तो एक बार देखिए। लेकिन ये जो चार्ट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है वो काफी निगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर ये काउंटर 380 रुपीज या फिर 85 रुपीज के ऊपर सस्टेन होगा तो उछाल में इसमें एग्जिट की ही राय होगी। 400 के आसपास अगर मिलता है तो आप पोजीशंस को हल्की करें। और नीचे में अगर ब्रेक कर सकते हो तो 350 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो भी अगर ब्रेक होता है तो फिर से हमें 300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अभी 350 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें।
बिल्कुल, तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करने की सलाह। और अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका मेघालय से हमें अपना सवाल भेजा है। प्रीतम नाम है उनका, और इनका सवाल है यूको बैंक के 2485 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 21 रुपये 5 पैसे के भाव पे। होल्ड करना ठीक रहेगा या फिर सेल करें, ये पूछ रहे हैं। आस्था जी हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से। आस्था जी, क्या होगी सलाह इन्हें? देखिए, यूको बैंक की बात करें तो बढ़िया यहाँ पे मुनाफा इनको अभी हो रहा है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये चाहें तो मुनाफा वसूल करें, यानी कि पार्शियली मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूँगी, क्योंकि काफ़ी बढ़िया मुनाफा ये ऑलरेडी देख रहे हैं, और पार्शियली अपनी पोज़ीशन को होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये काउंटर यहाँ से अच्छी एक रैली और दिखा सकता है, जो इसको 37 से 38 तक ले जा सकती है, क्योंकि पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है, वो एज़ अ होल अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी में बना हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि जो क्रेडिट लोन ग्रोथ है, वो सभी बैंकों की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रहेगी। इनफैक्ट जो अब नतीजे आएँगे, उसमें भी वो हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो एनपीएज़ है, वो भी ईज़ आउट होते हुए नज़र आएँगे इस बैंक के। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करना है, पार्शियली होल्ड करना है 37 से 38 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको जो सलाह दी आस्था जी ने उस पर गौर करें। शिव गर्ग हैं जयपुर से, और इनका सवाल है एसबीआई कार्ड्स के 274 शेयर लिए हैं इन्होंने, और भाव है 850 का। नज़रिया इनका छोटा है, 1 महीने का नज़रिया चाहते हैं। नितलेश, क्या होगी सलाह? सर 770 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये काउंटर 800 रुपए के ऊपर ही सस्टेन होगा तो ये इसमें होप से, अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बियर्स के फेवर में। तो 770 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर ही अगर ये निकलता है 800 रुपए के, तो एक आपको एक एग्जिट का भाव मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको निगाह रखनी है, इन लेवल्स पर आपको निगाह रखनी है। अनूप कुमार है हमारे अगले दर्शक दिल्ली से, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। ट्राइडेंट के 200 शेयर लिए हैं 36 के भाव पर, क्या इसमें बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना बेहतर रहेगा? आस्था जी, क्या होगी सलाह? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान तो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि 34 ट्राइडेंट की यहाँ पे शायद बात की है, तो 34 के आसपास ये चल रहा है और 36 पे लिया हुआ है। मेरे हिसाब से एक बार नतीजे देख के इसमें अगर अपनी पोज़ीशन बनाएँगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ₹2 के डिफरेंस पे अभी लॉस बुक करना तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम एडवाइजेबल लगता है। तो आप अभी होल्ड करिए पोज़ीशन को, उम्मीद है कि नतीजे अच्छे आएँगे। पहले के नतीजे प्रेशर्स में थे, इसलिए हमने इस काउंटर को इतना स्ट्रांगली परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था, और ग्लोबल मार्केट्स की भी जो सिचुएशन बनी हुई थी, वो भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही थी। बट फिर भी एक बार नतीजे देख के एक बार पोज़ीशन वापस से चाहे तो ईटी नाउ स्वदेश पे कॉल करके रिव्यू करा लें, पर अभी तो बने रहिए, वही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो फिलहाल बने रहिए और इसको आगे भी रिव्यू कर सकते हैं नतीजों के दौर में। रुपेश हमारे अगले दर्शक हैं, और इनका सवाल है पीएनबी के इन्होंने 930 शेयर ले रखे हैं, और 41 रुपये 50 पैसे के भाव पे। सेल करें या फिर होल्ड करें, ये पूछ रहे हैं। क्या होगी नितलेश, इन्हें सलाह? मुनाफा वसूल कर ले। मुझे याद है मैंने दिवाली पीक के तौर पे ईडी नाउ के ऊपर ही ये ट्रेड दिया था 42 रुपीज के ऊपर, और 60 रुपीज का टारगेट था। एग्जैक्टली 60 रुपीज का टारगेट हिट हुआ। इसको मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा डीप आने के बाद अगर ये फिर से 57 58 रुपीज का लेवल क्रॉस कर लेगा, फिर से 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री बनाना। और जो टारगेट होंगे इस समय पे हम लोग 80 से लेके 90 रुपीज के लिए क्या करेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन जो आपको मुनाफा हो रहा है वो एक बार बुक कर ले, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मूड और माहौल देख के डर लगने लगा है। तो एक बार पोजीशंस को हल्की करें। फिर से अगर ये 58 रुपीज के ऊपर निकलता है तो 50% क्वांटिटी के साथ आप इसमें पोजीशंस बनाना, और ऊपर में बड़े टारगेट के लिए होल्ड करना। एक बार जो घर पे आया हुआ पैसा है उसको घर पे ही लेके जाना है, मार्केट को फिर से वापस नहीं देना है। बिल्कुल, तो ये अहम सलाह आपको मिलती हुई यहाँ पर खास राय। समीर हैं हमारे अगले दर्शक जयपुर से। चंबल फर्टिलाइजर्स के इन्होंने 25,000 शेयर लिए हुए हैं 315 रुपए के भाव पे। नजरिया क्या रखना चाहिए आगे, ये पूछ रहे हैं आस्था जी। इन्हें क्या होगी विशेष सलाह? आस्था जी, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। माफ कीजिए। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने यहाँ पे ले रखी है, और
जिस तरह के यहाँ पे नतीजे आए थे, थोड़ा-सा सब्सिडी को लेके एक इश्यू हुआ था, बट मुझे लगता है कि पूरा जो फर्टिलाइज़र स्पेस है, वहाँ पे एक बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और उसमें से एक ये चंबल फर्टिलाइज़र भी है, जो क्वार्टर 2 ऑफ FY 23 के नतीजे आए थे, उसको अगर एक बार हम साइड में रखें, तो मुझे लगता है, क्योंकि सब्सिडी का वहाँ पे एक रिज़ल्ट था कि नतीजे इतने सॉलिड नहीं दिख रहे थे, बट मुझे लगता है आने वाली परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी इस काउंटर पे, और क्वांटिटी भी काफ़ी बड़ी है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना बेटर रहेगा। थोड़ा पेशेंस रखते हुए अपनी पोज़ीशंस को यहाँ पे होल्ड करने की मैं सलाह दूँगी। पर होल्ड करने की सलाह। और एक और दर्शक हैं मोहम्मद आरिज, और उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। IRCTC के 253 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और भाव है 698.50 रुपए। शॉर्ट टर्म के लिए क्या नजरिया रखा जाना चाहिए, बताएं नितलेश, क्या होगी इन्हें एडवाइस? सर, इसके ऊपर मेरा जो व्यू है वो काफी निगेटिव है। ये स्टॉक को मैंने मेरे क्लाइंट्स को 780 के आसपास कहा कि इसमें बिकवाली करके आप जाओ। ये स्टॉक 600 रुपीज का लेवल देखने को मिल सकता है और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास अभी खड़ा है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जब तक ये काउंटर 670 रुपीज को लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक आप इसमें कोई भी उछाल नहीं देख सकते हो। 670 को जिस दिन ये क्रॉस करेगा, 20 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस आएगा, और ऊपर में फिर से हम लोग 720 से लेके 740 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए आपको मैं स्टॉप लॉस दूंगा 580 रुपीज का, और कॉन्ट्रा थोड़ा सा प्ले करें 595 रुपीज के आसपास अगर मिलता है, तो आपका जो क्वांटिटी है उसका 50% और क्वांटिटी बाय करो, और 580 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो। तो आपको खास रणनीति यहाँ बनाए रखने की सलाह। और इसी सवाल के साथ दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम यहीं रोकते हैं और बढ़ते हैं आगे शो में, और देखते हैं कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर क्या है। ब्यौरा दे रही हैं वामाक्षी। जी बिल्कुल, आज शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो आज हमारी नज़र होगी यूएस के FOMC मीटिंग मिनट्स पर, जो आज डिस्क्लोज होंगे और इसका इम्पैक्ट हमें भारतीय बाजार पर कल दिखेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ जो कल आने वाले हैं उस पर भी एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो यूएस की तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, उनका ट्रेड बैलेंस डेटा, S&P ग्लोबल सर्विसेज और कंपोजिट PMI डेटा भी आएगा। यूके भी अपना सर्विसेज और कंपोजिट PMI डेटा रिलीज़ करेंगे, और इसी के साथ हमारी नज़र EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज पर भी होगी जो कल रिपोर्ट होंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। हम देखेंगे कि कल वीकली एक्सपायरी है। इसके अलावा VLS फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक होने वाली है, बायबैक को कंसिडर करने वाली है बोर्ड। इसके अलावा अगर हम कुछ देखें, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी है जो हमारे रेडार पर होना चाहिए। तो यूनियन बजट 2023 के लिए PM मोदी एक सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ सेक्रेटरीज की चेयर करने वाले हैं जनवरी 5 से जनवरी 7 तक। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और चलिए, अब आपके फेवरेट सेगमेंट की बारी आ चुकी है। जान लेते हैं VIP शेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले आस्था जी, आपका रुख करेंगे। आप बताएं कि आखिर कहाँ जो है नजर रखी जानी चाहिए। देखिए, वैसे तो बैंकिंग आज थोड़ा सा प्रेशर में था, बट मुझे लगता है कि जो एक सेफ प्ले है वो बैंकिंग में ही है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी सी गिरावट आए, तो वो बढ़िया मौके भी देगा खरीदारी करने के। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी करनी है, अभी नहीं, क्योंकि थोड़ा आज गिरा हुआ हमने देखा है स्टॉक में गिरावट, तो थोड़ी और गिरावट हो सकता है ये गहरा जाए। तो ये 940 930 के जोन में मिलता है, तो वहाँ बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बनता है। तो एक्सिस बैंक को खरीदारी करनी है गिरावट पे। यहाँ पे जो अल्टीमेट टारगेट देखने को मिलेंगे वो 1020 से 1025 के रहेंगे। बिल्कुल, तो ये है आस्था जी की VIP पिक। और नितलेश, आप बताएं आपकी चॉइसेस आज क्या है? सर, जैसे मेरा व्यू मार्केट के ऊपर नेगेटिव है, तो मैं शॉर्ट जाना ही पसंद करूंगा। लास्ट शो में मैंने भारत फोर्ज का काउंटर लिया था 882 के आसपास, उसमें आज टारगेट हिट हो चुका है। और सेम मेरा व्यू होगा ICICI बैंक के ऊपर। लास्ट शो में भी मैंने दिया था, लेकिन उसका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, लेकिन उसी के साथ मैं कंटिन्यू जाना पसंद करूंगा। ICICI को हमें 900 के नीचे बिकवाली करना है, 912 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 875 रुपीज मेरा पहला टारगेट होगा, और 870 को अगर ये सस्टेन कर देता है नीचे के साइड में, तो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेड करेंगे 880 का, और 830 के लिए प्लान करेंगे। और दूसरा जो मेरा व्यू है वो M&M के ऊपर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर हमें बिकवाली करके जाना है 1240 से लेके 1250। इस रेंज में क्या करना है, बिकवाली करना है। 1280 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें।
और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1150 से लेके 1100 ये 2 टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। टारगेट्स बड़े हैं, तो इस वजह से हमें मुझे लग रहा है कि जनवरी एक्सपायरी में नहीं आता है तो हमें फरवरी में रोल ओवर करनी चाहिए पोजीशंस, लेकिन टारगेट आएंगे ऐसा मुझे जरूर लग रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको निगाह रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नीलेश और आस्था आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों पर भरोसेमंद सलाह देने के लिए और वीआईपी पिक्स के जरिए निवेश की रणनीति बताने के लिए। और इसी के साथ कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।